हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कार्यकारी शक्ति, उनकी कार्यपालिका से संबंधित उनकी जो शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद उनकी विधायी शक्तियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उनकी वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, शिक्षा के संबंध में उनकी शक्तियाँ, सेना के संबंध में उनकी शक्तियां और आपातकालीन जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वित्तीय शक्तियां। सबसे पहले वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति को जो वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं वह क्या क्या हैं? धन विधेयक जब भी पारित किया जाएगा, धन विधेयक जब भी संसद में लाया जाएगा, धन विधेयक जब भी संसद में लाया जाएगा तो वह राष्ट्रपति की मंजूरी से ही लाया जाएगा। धन विधेयक लाने से पहले, धन विधेयक लाने से पहले ही। अब देखिए, कोई भी विधेयक जब संसद में लाया जाता है तो पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा में, या फिर पहले राज्यसभा में लाया जाता है, तब लोकसभा में, तब राष्ट्रपति के पास लाया जाता है। पहले लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों में पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लेकिन जब भी धन विधेयक आएगा, धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो वह धन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी से ही लाया जाएगा। इस धन विधेयक को लाने में सबसे पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता है। अन्य विधेयकों में क्या है कि पहले लोकसभा और राज्यसभा पारित करेगी, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। लेकिन धन विधेयक लाने से पहले ही हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। तो धन विधेयक जब भी आएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही आएगा। उसके बाद क्या होता है? बजट। बजट जो है, अब देखिए हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं किया गया। हमारे संविधान में इस बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग ही नहीं किया गया है। इस बजट शब्द की जगह पर प्रयोग क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बजट। वार्षिक वित्तीय बजट जब भी लाया जाएगा तो बजट लाने का जो पावर है वह राष्ट्रपति को ही दिया गया है। बजट लाने, केंद्रीय बजट, केंद्र के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वह बजट पेश करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को दिया गया है। अब राष्ट्रपति इसे किसी अन्य मंत्री के माध्यम से पेश करवा सकते हैं संसद में। जैसे वह वित्त मंत्री के माध्यम से बजट पेश करवाते हैं, वित्त मंत्री के माध्यम से वह बजट संसद में पेश करवाते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो पावर दिया गया है वह किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को यह पावर है कि राष्ट्रपति चाहे तो वह खुद बजट पेश कर सकते हैं। राष्ट्रपति को ही बजट पेश करने के लिए कहा गया है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी मंत्री के माध्यम से बजट पेश करवा सकते हैं। वह चाहे तो रक्षा मंत्री के माध्यम से भी इस बजट को पेश करवा सकते हैं, वित्त मंत्री के माध्यम से बजट पेश करवा सकते हैं, प्रधानमंत्री के माध्यम से भी बजट पेश करवा सकते हैं। किसी भी मंत्री को बजट पेश करने के लिए वह कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अनुदान। कोई भी जो अनुदान मांगा जाएगा, कोई भी अनुदान जब मांगा जाएगा, कुछ अनुदान का मतलब है किसी कार्य को कर रहे हैं, कोई कार्य के लिए जब बजट में जो राशि दी गई थी वह राशि निकाली जा चुकी है, अब जो एक्स्ट्रा पैसा उसमें खर्च हो रहा है, तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाएगा, कोई भी पैसा मांगना है तो अनुदान की कोई भी जब मांग की जाएगी तो वह राष्ट्रपति जब तक उसकी सिफारिश नहीं करेंगे तब तक कोई भी अनुदान की राशि नहीं दी जाएगी। कोई भी अनुदान की राशि नहीं दी जाएगी जब तक राष्ट्रपति उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। ये कैसी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की? तो यह राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं, धन से संबंधित वित्तीय शक्तियां हैं यह राष्ट्रपति की। उसके बाद ये जो है केंद्र और राज्य में राजस्व का बंटवारा करने के लिए जो भी टैक्स कलेक्ट होकर के आता है, जो भी टैक्स का जो पैसा आता है सरकार के पास, उस पैसे को केंद्र और राज्य दोनों में बांटने के लिए यह वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। कोई भी जो पैसा धन टैक्स के रूप में जो पैसा आया है केंद्र के पास यानी सरकार के पास,
जो भी पैसा आया है टैक्स के रूप में, उस पैसे को, उस रूप में पैसे को वह जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं, ताकि वह पैसे का सही बंटवारा किया जा सके। राज्य और केंद्र दोनों के बीच बंटवारे के लिए वह वित्त आयोग का गठन करते हैं। राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे को लेकर के वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। ये सब धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में लाया जाएगा। बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुदान की मांग राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जा सकती है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे। ये सब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। ये सब राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं? तो वित्तीय शक्तियों में ये सब आते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति के पास बहुत सारी न्यायिक शक्तियां हैं। अब देखिए न्यायिक शक्तियों में क्या है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका जो नियुक्ति की जाएगी वह राष्ट्रपति ही करेंगे। और अन्य जो भी न्यायाधीश हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, जो भी नियुक्त किए जाएंगे वह राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ही नहीं, हाई कोर्ट के भी जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के तो हैं ही, हाई कोर्ट के भी जो न्यायाधीश हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश हैं वह सब राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो भी होंगे वह राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जब इनका से शपथ लेने की बात आएगी, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है इनसे जो इनका शपथ दिलाने का और इनका जो है इस्तीफा लेने का जो काम होगा वह राज्यपाल करेंगे, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जज होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी भी बात पर में, किसी भी कानून पर में, कोई भी कानून जो लागू करना हो या कोई भी कानून जो लागू हो चुका है उसके विषय में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह मांग सकते हैं कि इस पर में आपका क्या विचार है, इस पर में आपकी क्या राय है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति किसी भी कानून के संबंध में सलाह मांग सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो अगर कोई सलाह देते हैं किसी बात पर में तो उस सलाह को मानने के लिए जो इन्होंने कह दिया है उस बात को हमको मानना ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति इनकी सलाह को नहीं भी मान सकते हैं, यदि इच्छा है तो मानेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं भी मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह मांग सकते हैं लेकिन उसको मानने के लिए वह बाध्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद वह किसी भी प्रकार की, इनके पास जो है क्षमादान शक्तियां हैं, इसी न्यायिक शक्तियों के अंदर उनके पास क्षमादान शक्तियां हैं। तो वह किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा को निलंबित कर सकते हैं, किसी भी सजा को निलंबित कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं या फिर परिवर्तित कर सकते हैं। वह किसी भी सजा को, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई सजा दे दी गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यदि कोई सजा दे दी गई है या हाई कोर्ट के द्वारा दे दी गई, किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई भी सजा यदि किसी व्यक्ति को दे दी गई है तो उस संबंध में, उस सजा में राष्ट्रपति 3 तरह का कार्य कर सकते हैं। क्या क्या? तो उस सजा को निलंबित कर सकते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, या उसकी सजा को माफ कर सकते हैं, या फिर उसकी सजा को
परिवर्तित कर सकते हैं, वह उसकी सजा को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी निलंबित करना है कुछ समय के लिए। यानी किसी को फांसी की सजा मान लीजिए दे दी गई हो, तो उस सजा को कुछ समय तक के लिए रोक दिए, भाई ठीक है 6 महीने के लिए रोक दिया जाता है। 6 महीने के बाद हम इस पर विचार करके देखेंगे कि इसके लिए क्या करना है, इसको सजा देना है, इसको फांसी देना है या नहीं देना है। इस बात के लिए इसको निलंबित कर सकते हैं कुछ समय के लिए। राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं, किसी की सजा को माफ़ कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी ने कोई व्यक्ति मर्डर करके गया है और उसी को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी, उसको कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी, तो राष्ट्रपति यदि चाहें तो उसे माफ़ कर सकते हैं। राष्ट्रपति यदि चाहें तो उसे माफ़ भी कर सकते हैं कि ठीक है, इसको जो सज़ा दी गई है फांसी की सज़ा, हम इसकी सज़ा को माफ़ करते हैं और यह आज से बरी है, यानी आज से इसे फ्री छोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। किस संबंध में, जिसके संबंध में जिस अपराध के संबंध में से सज़ा मिली है, उस अपराध के संबंध में उस पर कोई दोबारा कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, यानी उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि उसकी सज़ा को परिवर्तित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को सज़ा दी गई है कि मान लीजिए किसी को दिया गया है कि 10 साल का कठोर कारावास, किसी को दिया गया है 10 साल का कठोर कारावास, तो उसको कर सकते हैं कि 5 साल का कठोर कारावास, यानी उसके समय में परिवर्तन कर सकते हैं। या फिर उसको कह सकते हैं कि 10 साल का कठोर कारावास है तो उसको 10 साल का साधारण कारावास दे दिया जाए। कठोर कारावास में आपसे बहुत मेहनत करवाया जाएगा, आपसे काम करवाया जाता है, और उसको परिवर्तित करके उसको 10 साल के 10 साल की साधारण कारावास में भेज दिए, यानी 10 साल की नॉर्मल सजा आपको दी गई है, कठोर कारावास हटा दिया गया है। या किसी को उम्र कैद की सजा दे दी गई है तो उसको बदल करके कर दिया गया कि 14 साल की सजा, उम्र कैद की सजा दी गई है उसको बदल के कर दिया गया कि 14 वर्ष की कठोर कारावास। तो किसी भी सजा को वह परिवर्तित कर सकते हैं, या किसी की सजा को माफ़ कर सकते हैं, या फिर किसी की सजा को कुछ समय तक के लिए रोक सकते हैं। तो यह इनकी कैसी शक्तियां हैं, तो यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह मांग सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह किसी की सज़ा को निलंबित कर सकते हैं, यानी कुछ समय तक के लिए रोक सकते हैं, उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं किसी की सज़ा को, या किसी की सज़ा में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं। अब देखिए, ये केवल साधारण ये सिर्फ इधर ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसकी सजा कोई नहीं माफ कर सकते हैं, बल्कि सैन्य न्यायालय, यानी सेना के जो कोर्ट है जिसे कहते हैं कोर्ट मार्शल, उसमें भी यदि किसी को सजा दी गई है, कि सेना के कोर्ट में भी किसी को कोई सजा दी गई है, तो उस सजा में भी राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसकी सजा को खत्म माफ कर सकते हैं, या निलंबित कर सकते हैं, या परिवर्तित कर सकते हैं। केवल इधर ही नहीं, बल्कि सेना के न्यायालय में भी, यानी कोर्ट मार्शल, सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहा जाता है। तो उस सैन्य न्यायालय में भी किसी को यदि सजा दी गई हो, सैन्य न्यायालय में सेना पर ही मुकदमा चलता है, सेना के जो स्टाफ हैं उन्हीं पर मुकदमा चलाया जाता है। तो उसमें भी यदि किसी को सजा दी गई है तो उसमें भी राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकते हैं, यदि उसे चाहे तो माफ़ कर सकते हैं, या उसकी सज़ा को परिवर्तित कर सकते हैं, या उसकी सज़ा को निलंबित कर सकते हैं। तो ये सब राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की शिक्षा के संबंध में शक्तियां। राष्ट्रपति की जो है शिक्षा के संबंध में कुछ शक्तियां हैं। शिक्षा के संबंध में क्या शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी होंगे, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, इन सभी यूनिवर्सिटी के ये कुलपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं।
कुलपति होते हैं यानी चांसलर होते हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी के ये कुलपति होते हैं यानी चांसलर होते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो वहाँ पर वाइस चांसलर होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो वहाँ पर आपको ऑफिस में वाइस चांसलर ही मिलेंगे, वहाँ चांसलर आपको मिलेंगे नहीं, उप कुलपति मिलेंगे। यानी जो कुलपति हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कुलपति हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, और उप कुलपति आपको मिलेंगे यानी वाइस चांसलर आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। वाइस चांसलर आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, लेकिन जो चांसलर होते हैं यानी कुलपति वह राष्ट्रपति होते हैं जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। और ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटी होते हैं, किसी राज्य में जो यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ के जो कुलपति होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। राज्य में जो यूनिवर्सिटी होते हैं, किसी राज्य के जो यूनिवर्सिटी हैं, तो उस राज्य के यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं यानी चांसलर होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ भी आप जाइएगा तो वहाँ भी आपको वाइस चांसलर ही देखने को मिलेंगे, वहाँ भी आपको वाइस चांसलर ही मिलेंगे, चांसलर आपको नहीं मिलेंगे। तो चांसलर कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। वह हर यूनिवर्सिटी में नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए इनका अपना अलग ऑफिस है, वहाँ रहते हैं। लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर इनकी नज़र रहती है, यह इनके आदेश से ही वहाँ का काम चलता है। तो इस काम को चलाने के लिए वहाँ पर में एक वाइस चांसलर को नियुक्त किया जाता है ताकि वहाँ काम होता रहे। आप एक राज्यपाल, मान लीजिए किसी स्टेट में 10 यूनिवर्सिटी हैं, 10-15 यूनिवर्सिटी है, तो हर यूनिवर्सिटी में राज्यपाल हर रोज उपस्थित रहेंगे, ऐसा तो संभव नहीं। इसीलिए वाइस चांसलर को हर यूनिवर्सिटी में रखा जाता है। तो सेंट्रल जितने भी यूनिवर्सिटी हैं तो उसके कुलपति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं यानी चांसलर। ये ठीक है। अब देखिए, शिक्षा संबंधी ये अधिकार है राष्ट्रपति के। उसके बाद है सैन्य शक्ति। सेना के संबंध में इनकी कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। सेना के संबंध में राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं। तो सेना के संबंध में जो इनकी शक्तियां हैं, यह तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति जो हैं वह तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के जो प्रमुख होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के अंदर ही काम करती हैं। तीनों जो सेना हैं वह तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं वह कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति के नीचे नीचे होते हैं रक्षा मंत्री। राष्ट्रपति के नीचे होते हैं रक्षा मंत्री, और इसके रक्षा मंत्री के जो नीचे होते हैं वह होते हैं सीडीएस। उसके बाद होते हैं जनरल, कर्नल, जो भी होते हैं। तीनों सेनाओं के अपने अलग अलग होते हैं। तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वह कौन होते हैं? राष्ट्रपति, जिनके अंदर तीनों सेना किसी भी युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। किसी देश के साथ, किसी के साथ यदि युद्ध करना है, किसी देश के साथ युद्ध करना है, तो युद्ध की जो घोषणा करनी होगी तो वह राष्ट्रपति उसकी घोषणा करेंगे। या किसी देश के साथ युद्ध समाप्त करना है, समझौता करना है, समाप्त करना है, तो युद्ध समाप्ति की भी घोषणा राष्ट्रपति ही करेंगे। युद्ध की शुरुआत भी राष्ट्रपति करेंगे और युद्ध का समापन भी, यानी युद्ध को समाप्त भी राष्ट्रपति ही करेंगे। तो यह राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं? तो यह राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां में 3 तरह के आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास में है। कौन कौन सी? तो एक राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 के तहत। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356 और 365 के तहत। उसके बाद है वित्तीय आपात जो कि अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति लगा सकते हैं, इसकी घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय आपात जो होगा, राष्ट्रीय आपात यह किसी युद्ध की स्थिति में यहाँ आंतरिक उपद्रव, आंतरिक अशांति के स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। जब मान लीजिए किसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया हो, किसी देश ने हमला कर दिया हो,
तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रपति शासन। ये किसी राज्य में लगाया जाता है। यह किसी राज्य में अनुच्छेद 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की। उसके बाद है वित्तीय आपात, जो कि पैसे से धन से संबंधित होती है, यानी कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत ये भी राष्ट्रपति ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो इसके लिए डिटेल से अब हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां इनके पास हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये 3 तरह के आपात लगा सकते हैं भारत में। कौन? तो राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं? आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति शासन किसी विद्रोह, किसी देश के द्वारा हमले की युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है जब वह केंद्र के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन न करे या संविधान का उल्लंघन करे, तो उस स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है पूरे देश में। जब धन की कमी हो जाए भारत में, जब भारत में धन की कमी हो जाए तो उस समय वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात भी अभी तक भारत में 3 बार लग चुके हैं, 3 बार से कई बार लगे हैं। उसके बाद राष्ट्रपति शासन कितनी ही बार प्रयोग, बहुत बार प्रयोग किया जा चुका है। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक एक बार भी प्रयोग आपातकाल नहीं लगाया गया। हालांकि 1990 में 91 में वैसी स्थिति आई थी कि वित्तीय आपात लगाने की, लेकिन नहीं लगाया गया उस समय भी वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। और राष्ट्रपति शासन तो सभी राज्यों में कई बार लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय आपातकाल भी कई बार लगे हैं और वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग आपातकाल के बारे में जब पढ़ेंगे, आपातकालीन इसके अलग से इसका एक चैप्टर है, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी, इन शक्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।